हम्म, हम्म। सो ये हाय हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इसके को स्टार्ट करते हैं। अब ओरिजिनल वॉइस में आते हैं। यहाँ लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि आरू और तुलसी ट्रेन में बैठे होते हैं और आरू तुलसी के साथ कुछ ऐसी हरकतें कर रही होती है जिससे कि तुलसी को काफ़ी शर्म आ रही होती है। जिस पर तुलसी कहती है, मत कीजिए ना, मुझे शर्म आती है। अब इसके आगे तुलसी की बचकानी बातें सुन के हारू की हंसी छूट जाती है। वो धीरे से झुककर तुलसी के होठों पे किस कर लेती है, जिससे कि तुलसी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में समाये हुए थे कि तभी तुलसी को कुछ याद आता है, जिससे वे आरू की गोद से उठने लगती है। लेकिन आरू वापस से उसकी कमर से पकड़ के अपनी गोद में बिठा के कहती है, क्या हुआ, उठ क्यों रही हो? आरू के वापस बैठाने पर तुलसी वापस उसकी गोद में बैठ जाती है, लेकिन वो आरू को कुछ बताने से शर्मा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे, लेकिन फिर भी वो झिझकते हुए कहती है, वो आज फर्स्ट डे है और अगर इसी तरह मैं आपकी गोद में बैठी रही तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। इतना बोलकर वो अपना फेस नीचे करके आरू की गोद में बैठी रहती है। वहीं आरू तुलसी को पीछे से बाहों में भर लेती है, जिससे कि तुलसी अपना सर आरू के सीने से टिका लेती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी आरू प्यार से तुलसी के गाल पे किस करके कहती है, अगर मेरे कपड़े खराब भी हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी? और ये सारी चीजें नॉर्मल है, इसमें तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? इन सारी चीजों में शर्माना नहीं चाहिए। इधर आरू की बातें सुन के तुलसी के दिल में आरू के लिए एक अलग ही जगह बन रही थी। उसके दिल में आरू के लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। तुलसी और ज़्यादा खुशी इस वजह से थी कि उसे एक ऐसा पार्टनर मिला है जो हर कदम पे उसका साथ देता है, बिना कहे, बिना कुछ जाने वो बस तुलसी का साथ देता है। इसका रिश्ता दिन पर दिन और मजबूत चला होता जा रहा था। इसलिए तुलसी के मन में कभी भी ये डर पैदा हो जाता था कि कहीं उसके रिश्ते को किसी की नज़र न लग जाए। इधर दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर सुकून से एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। उसके बाद से ये लोग घर पहुंचते हैं और आज हवेली में काफ़ी चहल पहल थी। अब होती भी क्यों ना, शादी वाला घर जो था, आरू और अभिमान दोनों की शादी होने वाली थी और आज मेहंदी थी। सभी ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि कोई बाहर वाला हवेली के अंदर ना आए और आरू ने हवेली की सुरक्षा बढ़वा दी थी। आज मेहंदी थी, इसलिए सभी ने हरे हरे रंग के कपड़े पहने थे। तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने आज हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी और इस वक्त वो अपने रूम में मौजूद थी। वो खुद को शीशे में निहारते हुए खुद ही शर्मा रही थी कि तभी आरू आकर पीछे से उसके अपने बाहों में भर लेती है, जिससे तुलसी चिहुक जाती है। वो आरू को खुद से छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहा है, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। तुलसी खुद को आरू के पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश भी कर रही थी और उसके चेहरे पर से मुस्कान जाने का नाम भी नहीं ले रहा था, जिसे देखकर आरू उसके गाल पे अपने गाल को रगड़ती हुई मुस्कुरा कर कहती है, क्या बात है पति जी, आपके लब कुछ और कह रहे हैं और चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा है। आरू की बात सुन के तुलसी का चेहरा सुर्ख लाल हो जाता है। वो बच्चों की तरह रूठते हुए कहती है, छोड़िए ना, मुझे मेहंदी लगवाने जाना है।
तुलसी की बात सुनकर आरू उसके गालों को प्यार से चूम के कहती है, अच्छा जाओ और अच्छे से मेहंदी लगवाना। आरू की बात सुनकर तुलसी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वो आरू को देखती है जिसने इस वक्त जीन्स और शर्ट पहन रखा था। आरू को इन कपड़ों में देखकर तुलसी थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, आप ये कपड़े क्यों पहनी है? आज तो मेहंदी है, आपने मेहंदी वाले क्यों नहीं पहने? ये सब तुलसी बेहद मासूमियत से कहती है। वहीं तुलसी की मासूमियत पर आरू हर बार अपना दिल हार बैठती थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी छोटी सी चुईया को जी भर के प्यार करे, लेकिन अफसोस वो इस वक्त ऐसा नहीं कर सकती थी। पर उसे अपनी इस छोटी सी दुल्हनिया से कुछ तो कहना था, इसलिए वो प्यार से तुलसी का चेहरा अपने हाथों में थाम के कहती है, तुम ना जाकर अच्छे से मेहंदी लगवाओ, मैं ना तुम्हारी मेहंदी पूरी होने से पहले ही आ जाऊंगी। और हाँ, सुंदर सी मेहंदी लगवाना, क्योंकि सुहाग रात में हम दोनों मिल के तुम्हारी मेहंदी में अपना नाम ढूंढेंगे। आरू के मुंह से ऐसी बात सुन के तुलसी का चेहरा शर्मा के किसी कश्मीरी सेब की तरह हो गया था। वहीं उसे यूं शर्माता देखकर आरू को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसके माथे पर किस करके वहां से जाने वाली होती है, तभी तुलसी कहती है, जल्दी आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। इस वक्त तुलसी की बातों से आरू के लिए चिंता और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वहीं तुलसी सॉरी आरू एक नज़र तुलसी को मुस्कुरा के देखती है और वहां से चली जाती है। तुलसी बस आरू को जाते देख रही थी। इधर हॉल में इस वक्त नाच गाना हो रहा था। दो मेहंदी वाली लड़कियां पंक्ति को मेहंदी लगा रही थी। तभी वहां तुलसी आती है। तुलसी को देखकर नताशा उसका हाथ पकड़ते हुए उसे उस जगह बने हुए स्टेज पर लाकर बैठा कर कहती, तुम कहाँ गायब थी? आज मेहंदी है ना तुम्हारी? और फिर मेहंदी वाली से कहती है, मेरी प्यारी सी बहन को अच्छी सी मेहंदी लगाना जिसका रंग काफी गहरा हो। मेहंदी वाली मुस्कुरा के कहती है, हम तो बस मेहंदी लगाते हैं, रंग गहरा हो तो उस पर प्यार का चढ़ना है। मेहंदी वाली की बातें सुन के नताशा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन तुलसी का चेहरा थोड़ा सा उदास था। वो चाहती थी कि शादी के हर रस्म में आरू उसके साथ रहे, लेकिन यहाँ तो आरू ही गायब थी। तुलसी को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मेहंदी वाली उसे मेहंदी लगा रही थी, वहीं वो बेमन से मेहंदी लगवा रही थी। तभी उसकी नज़र पंक्ति और अभिमान पे जाती है, जहाँ अभिमान पंक्ति को अपने हाथों से जूस पिला रहा था। वहीं पंक्ति भी मुस्कुराकर उसके हाथों से जूस पी रही थी। अभिमान उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। वहाँ मौजूद किसी को भी पता नहीं था कि पंक्ति माँ बनने वाली है। बड़की अम्मा ने ये बात सबसे छुपा के रखी हुई थी। उन दोनों का प्यार देखकर तुलसी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो जानती थी अगर उसकी आरू इस वक्त उसके पास होती तो वो भी उसका इतना ही ख्याल रखती। इधर सुनीता जी मेहंदी लगवाने वाली के पास बैठ गई थी। वो उसे ऑर्डर देते हुए कहती है, ए मेहंदी वाली दीदी, मुझे ना तुम सुंदर सी मेहंदी लगाना, काहे कि मेरे बेटे और बेटी की शादी है, तो मैं चाहती हूँ कि सब मेरी ही मेहंदी की तारीफ करें। इतना कहकर सुनीता जी इतराने लगती हैं। वही वो मेहंदी लगा रही लड़की उनके मुंह से अपने लिए दीदी सुनकर अजीब सा मुंह बना लेती है। वो उन्हें मेहंदी लगाती है, तब सुनीता जी मेहंदी देखकर अजीब सा मुंह बना के कहती है, इससे अच्छा मेहंदी तो मैं ही लगा लेती। हाँ, वो तो मेरे हाथों में दर्द है इसलिए मैं नहीं लगा सकती। सुनीता जी अपनी बड़ाई करते हुए ये सब कह रही थी। वहीं उस लड़की ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था और अपना काम कर रही थी। इधर तुलसी का ध्यान बार बार गेट पर बना हुआ था। तभी
मेहंदी वाली लड़की उससे पूछती है, भाभी मेहंदी में क्या लिखवाना है? मेहंदी वाली की आवाज़ से तुलसी का ध्यान टूटता है, लेकिन अब वो क्या ही कहे। उसने कभी अपने पति पति बोलूँगी का नाम नहीं लिया था, और अब मेहंदी वाली उससे नाम पूछ रही थी। तभी नताशा आकर मुस्कुराते हुए मेहंदी वाली से कहती है, आरू। आरू नाम है हमारी प्यारी सी देवरानी जी के पति का। नताशा ये सब तुलसी को छेड़ते हुए कह रही थी। वहीं तुलसी का चेहरा किसी पके हुए टमाटर की तरह हो गया था। मेहंदी वाली उसके मेहंदी में आरू लिख देती है, जो उसकी मेहंदी में कहीं छुपा हुआ था। तुलसी अपनी मेहंदी देखती तो उसमें उसे देखकर उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेहंदी के फंक्शन में रोशनी और उसकी मम्मी भी आई थी। पंक्ति को देखकर रोशनी अंदर ही अंदर जल रही थी। कहाँ उसने आरू से शादी करके हवेली पे राज करने का सपना देखा था, जिससे तुलसी ने तोड़ दिया। दोबारा जब उसे लगा कि वो अभिमान से शादी करके यहाँ एंट्री लेगी, तो पंक्ति ने उसका पत्ता काट दिया। इस वक्त उसे पंक्ति और तुलसी दोनों ही अपनी दुश्मन नजर आ रही थी। उसका बस चलता तो वो पंक्ति का गला दबा देती। उसकी नजरें बार बार पंक्ति पे बनी हुई थी। पंक्ति के चेहरे की चमक देखकर वो खुद में बड़बड़ाती है, ये कौन सी क्रीम लगाती होगी जो इतनी चमक रही है। इस वक्त रोशनी एक टक पंक्ति को ही निहार रही थी, लेकिन अब रोशनी को देखने से कुछ होने वाला तो था नहीं। इधर तुलसी की मेहंदी पूरी हो चुकी थी और उसे काफी खूबसूरती से मेहंदी लगाया गया था। वो एक टक अपनी मेहंदी को देख रही थी। तभी नताशा उसकी मेहंदी देखते हुए उसे छेड़ते हुए कहती है, ओए होए, देखो तो किसी की हाथों में मेहंदी काफी जच रही है। लगता है हमारी यारों का प्यार का रंग अच्छे से चढ़ेगा। नताशा के हाँ में हाँ मिलाते हुए पंक्ति भी कहती है, बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। तुलसी भाभी के चेहरे की रंगत बता रही है कि इनके वो जी ये जी कितना प्यार करते होंगे। इधर दोनों देवरानी जेठानी तुलसी की टांग खिंचाई कर रही थी। वहीं तुलसी का चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई थी, जिसे देखकर नताशा और पंक्ति खुद को हंसने से रोक नहीं पाती हैं। इधर तीनों की बॉन्ड काफी अच्छी थी, मानो कि तीनों सगे बहने हों। वैसे भी रिश्ता दिल से होना चाहिए। दिल के रिश्ते के सामने तो खून के रिश्ते का कोई मोल ही नहीं होता है। इधर तुलसी दरवाजे की तरफ देख के मन में कहती है, कहाँ रह गई। इधर एक काफी पुरानी फैक्ट्री जहाँ पे कई सारी नाबालिग बच्चियां और सभी डरी हुई थी। आरू वहीं मौजूद थी और उसके साथ पप्पू और कई पुलिस वाले भी थे। आरू एक नज़र उन बच्चियों को देखती है और फिर वहाँ मौजूद पुलिस वाले से कहती है, इन सभी बच्चियों को सही सलामत इनके घर पहुँचा दो, और अगर किसी भी बच्ची के घर वाले ने उन्हें अपनाने से इनकार किया तो मुझे बताना। मैं उन्हें अपने तरफ से समझाऊंगी, अपने तरीके से। आरू ये सब काफी खतरनाक तरीके से कहती है। वहाँ मौजूद वाले पुलिस वालों तक की रुक कांप जाती है। वो लोग उन बच्चियों को अपने साथ ले जाते हैं और उनके जाने के बाद आरू अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए दांत पीसते हुए कहती है, शिवराज राजपूत ये कभी नहीं सुधरेगा। पैसों की लालच में बच्चियों को बेचने निकला था। इधर आरू बेहद गुस्से में थी। उसे इस वक्त शिवराज पे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो मासूम बच्चियों को अगवा करके दूसरे देश में बेचने वाला था। लेकिन आरू ने उसके इस इरादे पर पानी फेर दिया था। एक तरह से कहा जाए तो आरू उनके लिए मसीहा थी, जिसने उन्हें उस दलदल में जाने से बचा लिया था, जहाँ अगर एक बार कोई लड़की चली जाए तो चाह कर भी नहीं लौट पाती है।
उसने उन मासूम बच्चों की बचपन तबाह होने से बचा ली थी। आरू अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए पप्पू से कहती है, चल अब तेरी भाभी मेरी राह देखती होंगी, मेरे बिना तो उसने पानी तक नहीं पिया होगा। इतना बोलकर आरू वहां से निकल जाती है और इधर उसके पीछे पीछे पप्पू भी मुस्कुराते हुए निकल जाता है। यहाँ हमारी तुलसी अपने रूम में बैठी एक टक अपनी मेहंदी को देखे जा रही थी। इस वक्त उसका फेस मुरझाया हुआ था। वो अभी अपनी मेहंदी को निहार रही थी तो कभी अपने मुंह के पास रोटी का टुकड़ा आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो अपने बगल में देखती है जहाँ आरू से खाने की प्लेट लिए हुए बैठी थी। आरू को देखकर तुलसी गुस्से से मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं तुलसी की इस बचकानी हरकत पे आरू के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे पता था कि तुलसी उससे रूठ गई है और अब उसे अपनी इस रूठी हुई छोटी सी दुल्हनिया को मनाना है। आरू तुलसी के गले में अपनी गर्म गर्म सांसें छोड़कर बेहद आकर्षक तरीके से कहती है, गुस्सा हो मुझ पे तो गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही हो। आरू की इस हरकत से तुलसी के शरीर में सिहरन सी पैदा हो रही थी। वो लंबी लंबी सांस लेते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो। आपने कहा था आप जल्दी आओगी लेकिन आप मेरी मेहंदी लगने के बाद आए हो। इतना कहकर वो फिर से अपना मुंह फुला लेती है। तभी आरू खाने की प्लेट साइड रखती है और तुलसी को अपनी तरफ पलट के उसके नाजुक से मेहंदी लगे हाथों को अपने हाथों में लेती है और उस पर किस कर लेती है। वहीं आरू की इस हरकत से तुलसी के चेहरे पर हया की लाली बिखर जाती है। आरू तुलसी को अपनी इंटेंस भरी नजरों से देखते हुए कहती है, एक खूबसूरत परी के हाथों में खूबसूरत सी मेहंदी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। आरू की बातों से तुलसी के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कुछ देर पहले उसके चेहरे पे जो गुस्सा था वो अब हवा हो चुका था। उसकी जगह अब शर्म की लाली बिखरी हुई थी। आरू का जादू तुलसी पर कुछ इस तरह सवार था कि वो उससे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाती थी। आरू तुलसी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और वहीं तुलसी खुशी खुशी आरू के हाथों से खाना खा रही थी। उसका ध्यान अपनी मेहंदी पर था। वो खुशी से चहकते हुए कहती है, आपको पता है अब अपनी शादी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक अनचाहा सा डर लगता है कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। इस वक्त तुलसी के फेस पर एक अलग ही परेशानी नजर आ रही थी। उसे इतनी खुशियों की आदत नहीं थी, इसलिए उसे डर लग रहा था कि जैसे अचानक से उसकी जिंदगी में खुशियां आई वैसे ही पलक झपकते गायब ना हो जाए। आरू तुलसी की मनोदशा को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो उसे समझाते हुए कहती है, कोई हमारी खुशियों में नजर नहीं लगा सकता क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। आरू की बात सुन के तुलसी के होठों पर स्माइल आ जाती है। इधर शिवराज गुस्से में एक वास उठा के कांच के टेबल पे दे मारता है जिससे चुटकियों में यहाँ वहाँ कांच बिखर जाती है। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। वो दांत पीसते हुए कहता है, आरू सिंह राजपूत, बहुत गलत कर रही हो मेरे धंधे के बीच में आकर। तुम मेरे धंधे में नहीं अपने मौत के करीब आ रही हो। तुम्हारी मौत तो मेरी हाथों लिखी है, वो भी बहुत भयानक मौत। इस वक्त शिवराज के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि नफरत की एक आग भी नजर आ रही थी। इधर बेचारा शिवराज बौखलाया हुआ था, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। और आज दूसरा दिन था और आज हल्दी और शादी दोनों ही थी, इसलिए हवेली में काफी चहल पहल थी। तुलसी ने आज पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उस पर उसने बहुत प्यारा और खूबसूरत सा फूलों की ज्वेलरी पहना हुआ था। आज वो पूरी तरह से आरू के प्यार में रंगने को तैयार थी।
सभी ने आज पीले ही कपड़े पहने थे। आरू और अभिमान को हल्दी लग चुकी थी। अब उनकी उतरी हुई हल्दी तुलसी और पंक्ति को लगनी थी। वहाँ काफी जोरों से नाच गाना हो रहा था। इधर रोशनी मुंह लटकाए एक कोने में खड़ी हवेली को निहार रही थी। इधर चुटकियों में उसके अरमानों पे पानी फिर चुका था। कहाँ उसने सोचा था कि इतनी बड़ी हवेली में शादी करके राज करेगी, और कहाँ इस वक्त उसकी हालत किसी धोबी के कुत्ते की तरह हो गई थी। ना घर का ना घाट का। इसीलिए कहते हैं जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए, अधिक अधिक लालच बुरी बला होती है। इधर रोशनी हवेली को देखते हुए मन में कहती है, क्या सोचा था कि शादी करके मैं यहाँ राज करूंगी। लेकिन बात आगे बढ़ती उससे पहले ही इस गंवार तुलसी ने आरू से शादी कर ली। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, आरू नहीं तो छोटा भाई तो है ही उसका। लेकिन छोटा भाई तो बड़े अपनी बहन से भी 4 कदम आगे निकला, सीधा लड़की ही ले आया। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, पता नहीं ऊपर वाले ने कैसे नमूने को मेरे हिस्से में रखा होगा। इस वक्त रोशनी के चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। वो खुन्नस से सुनीता जी को देख रही थी, जो इस वक्त कोने में बैठी खाना ठूसे जा रही थी। तभी रोशनी की मम्मी हाथ में जलेबी और रबड़ी की प्लेट लेकर आती है और रोशनी से कहती है, बेटा अच्छे से खाना, बहुत ही अच्छा खाना बना है। इतना कहकर वो स्वाद ले लेके जलेबी और राबड़ी खाने लगती हैं। वही अपनी मम्मी की हरकत देखकर रोशनी चिढ़ के कहती है, तुम कैसी माँ हो, यहाँ मेरे गले से पानी तक नीचे नहीं उतर रहा और तुम हो कि जो फोकट का खाना ठूसे जा रही हो। रोशनी की बात सुन के उसकी मम्मी उसे प्यार से पुचकारते हुए कहती है, अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अच्छे से लड़के को ढूंढूंगी, और देखना उस लड़की को देखकर बस तू देखती रह जाएगी, बस तू देखती जा। इधर रोशनी रोनी सी शक्ल बना के अपनी मम्मी से कहती है, कब ढूंढोगी तुम। और फिर चिढ़की, इस गंवार तुलसी को देखो, और अब तो अभिमान भी बचा था, अब उसकी भी हो गई। लेकिन मेरा दिल तो अभी भी उसी पे अटका हुआ है। लेकिन डर लगता है कि इन्होंने उस शीतल का जो हाल किया कहीं मेरा ना कर दे। बस यही सोच के डर लगने लगता है। अगर मैं इनकी जिंदगी में विलेन बनने निकली तो शायद मेरी भी लाश किसी को न मिले। रोशनी तो इस वक्त खड़े खड़े ही ये भी सोच लेती है कि आरू ने उसे पेड़ से लटका दिया है और फिर उसे पानी में डुबो डुबो कर मार रही है। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।